इस चीज़ को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट की FUE करी जा रही है फर्स्ट टाइम और हमें लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने से लेकर साल भर, यूजुअली 1 ईयर का वेट करते हैं और 1 ईयर के बाद आप अपनी सिटिंग को रिपीट कर सकते हो। Hello friends, I am Dr. Hitesh Anand. I am a plastic, cosmetic and hair transplant surgeon working at Lamida's Center for Aesthetic, Cosmetic and Wellness, which is situated at Gurugram, India, and is a branch of Nilkant Group of Hospitals. Friends, today we will be discussing about hair transplantation. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे लोगों से बात किया था जिसमें हमने हेयर लॉस इन यंगर पॉपुलेशन के बारे में बात किया था कि उनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, उनको कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं और उनकी मेडिकली मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें मैंने मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सारे विटामिन का रोल आपको बताया था, डाइट थेरेपी के बारे में बताया था और PRP थेरेपी के बारे में बताया था। साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर एडवांस केसेस में अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है और आपका वो मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटेबल नहीं है, तब तो हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं या जा सकते हैं। और उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी थी कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। उसी की फर्दर एक्सटेंशन में हम आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, FUE क्या होती है, FUT क्या होती है, और दूसरा कि FUT और FUE में से अगर हमें चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है कि हमारे लिए हमें किस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस में कोई क्वेश्चन लगता है तो आप इस टॉक में कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको पूछना है या कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इसके कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट दोस्तों एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें आप हेयर फॉलिकल्स को अपने बैक ऑफ स्कैल्प से निकालते हो और फ्रंट में या जो भी आपका बॉल्ड एरिया होता है आप उसके अंदर उसको इम्प्लांट करते हो। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि हम पीछे से ही हमेशा निकालते हैं और आगे ही लगाते हैं, या तो उसके दो रीज़न है कि नॉर्मली जो भी हमारी हार्मोनल मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जो भी हार्मोनल लॉस जो होता है हमारा हेयर फॉलिकल का, यूजुअली फ्रंटल एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर कन्फाइंड होता है। और जो भी हमारी बाय नेचर जो हमें एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि जो भी हमारे साइड के हेयर्स हैं और जितने हमारे बैक के हेयर हैं वो उस हार्मोनल स्टिमुलेशन से बचे रहते हैं। तो हम लास्ट तक भी देखते हैं कि आप अगर इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग जिनके बाल नहीं हैं और बूढ़े हो चुके हैं, उनके भी बाल हमेशा इस एरिया, आगे के एरिया के ही नहीं होते हैं, साइडों के और पीछे के बाल हमेशा रहते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिक सर्जन अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली आपकी जो डोनर एरिया है, जो बैक ऑफ स्कैल्प के फॉलिकल होते हैं, उनको हम आगे लेके आते हैं, आगे इम्प्लांट करते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की डेफिनेशन है। Now, if we talk about the types of hair transplantation, there are two types, FUT and FUE. जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के हेयर ट्रांसप्लांट होता है, FUT या जिसे हम फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और दूसरा FUE जिसे हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन थोड़ी नई टेक्निक है कंपेरेटिवली FUT से। FUT काफ़ी पुरानी टेक्निक है, काफ़ी समय से FUT का यूज़ होता आ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले कि FUT और FUE में से कौन सा बेटर है, आपके लिए क्या करना चाहिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि FUT और FUE होता क्या है इंडिविजुअली। FUE टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसको हम फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसमें सिंगल फॉलिकुलर यूनिट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और फॉलिकुलर यूनिट एक ऐसी यूनिट बोलते हैं जिसके अंदर 1 से लेकर 4 हेयर ग्राफ्ट या हेयर फॉलिकल तक हो सकते हैं और साथ में उसका सराउंडिंग टिश्यू होता है। तो इसमें सिंगल पंच की हेल्प से और एक मोटराइज मशीन की हेल्प से सिंगल फॉलिकल हम अलग अलग से निकालते हैं। तो इससे जो आपका जो फाइनल स्कार है वो भी एक छोटा सर्कुलर स्कार आपके डोनर एरिया के अंदर आते हैं। ये नंबर हम 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डोनर एरिया की डेंसिटी कैसी है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ा डिटेल में आपसे बात करूँगा। दूसरा है कि FUE के अंदर और हम क्या कर सकते हैं, FUE थोड़ा सा क्विकर मेथड है, आप जल्दी मेथड कर सकते हो। इसमें कोई निशान, कोई लीनियर स्कार नहीं है, ऑल्दो इसमें मल्टीपल स्मॉल सर्कुलर स्कार्स होते हैं, लेकिन कोई लीनियर स्कार नहीं है। तो ये FUE के बारे में और FUE दोनों ही टेक्निक के अंदर हम स्कैल्प को एनेस्थेटाइज करते हैं पहले।
और फिर आगे प्रोसीजर किया जाता है। जैसे FUT के अंदर हम एक स्कैल्प को सबसे पहले एनेस्थेटाइज करते हैं, फिर हम स्कैल्पल की मदद से एक इलिप्टिकल इंसिजन बनाते हैं और उसके अंदर से पूरा स्ट्रिप ऑफ स्किन अलॉन्ग विद फॉलिकल यूनिट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर सिंगल उस स्किन ऑफ स्ट्रिप को सिंगल पीसेस में डिवाइड करके और आप उसमें से हम फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि आगे इम्प्लांट किए जाते हैं। तो दोनों ही टेक्निक में हम इम्प्लांट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन दोनों में एक ही तरीका होगा जिसमें हम नीडल्स का यूज़ करके 18 एंड 19 गेज नीडल का यूज़ करके आपकी हेयर लाइन क्रिएट करते हैं और बाकी एरिया के अंदर फ्रंटल रीजन के अंदर आपकी डेंसिटी या वर्टेक्स या क्राउन कोई भी एरिया आपका उसमें हम उसको डेंसिटी देते हैं या इम्प्लांटेशन करते हैं। ये बेसिक टेक्निक में फ़र्क है FUT एंड FUE। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि FUT जो टेक्निक है उसको लोग बोलते हैं कि इसमें स्कार आता है और FUE में बोलते हैं कि इसमें स्कार नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, FUE के अंदर भी स्कार आता है, बस वो स्कार बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्कार होते हैं। तो इट इज़ नॉट totally a scarless technique. You can say that it may be a stitchless technique, but it is not a scarless technique. Scar इसमें भी आता है। अब हम बात करते हैं कि who is a candidate for hair transplantation or who is eligible for hair transplantation. So friends, anybody who is above the age of 25 and is in good healthy condition is a good candidate for hair transplantation. And if the hair loss treatments are not favoring your hair growth, then also you are a good candidate for hair transplantation. अगर आपका बॉल्डिंग पैटर्न जो परमानेंट है कुछ सालों से, इफ योर पैटर्न ऑफ बॉल्डिंग इज परमानेंट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, देन ऑल्सो यू आर कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। कि आपका जो बॉल्डिंग का पैटर्न है ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो आपका प्रोग्रेशन भी नहीं है, तो आपका बॉल्डिंग पैटर्न स्टैटिक है, देन आप सोच सकते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव लॉस्ट योर हेयर बिकॉज ऑफ द एनी ट्रॉमा एनी एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ एनी बर्न और बिकॉज ऑफ एनी सर्जरी, कि आपको कोई चोट लग गई जिसके कारण से आपके बाल उस जगह के उड़ गए हैं नहीं, आपका उस सिर के या किसी भी रीजन में जहाँ पे दाढ़ी के रीजन में जहाँ बाल होने चाहिए वहाँ आपका बर्न हो गया, उस बर्न वाले एरिया के ऊपर बाल नहीं आए, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे क्लेफ्ट लिप के पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जिकली निशान होता है जिसके ऊपर बीच में बाल नहीं आते हैं, तो उसके अंदर भी हम हेयर ट्रांसप्लांट से उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी हेयर लाइन जो आपके हिसाब से नहीं, आप अपनी हेयर लाइन को रिस्टोर कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका माथा बहुत बड़ा है और आपकी हेयर लाइन बहुत पीछे दिखाई देती है जिससे आप थोड़ा एजेड अपीयरेंस लगती है, तब भी हम उसको हेयर लाइन को भी रिस्टोर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये है वो कैंडिडेट जो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल है। अब हम बात करते हैं कि FUT वर्सेस FUE, इन दोनों में फ़र्क क्या है। वाई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वाई FU, मतलब कुछ लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि FUE इज़ बेटर देन वाई FUE इज़ बेटर देन FUT। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं तो FUE की, तो FUE आज की टर्म में इट इज़ ए मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर, कि कोई बड़ा निशान कोई बड़े स्कार का नहीं है, छोटा सा काम होता है। टाइनी होल्स, ओनली टाइनी होल्स आर क्रिएटेड, जिसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे मिलीमीटर की फॉर्म के होल्स होते हैं जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक कंट्रैक्ट करके हील हो जाते हैं और लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपके FUE का प्रोसीजर हुआ है, कहाँ से आपके डोनर एरिया लिए हैं। और दूसरा कि एक सीधा लंबा स्कार इसमें नहीं आता है FUE के अंदर। FUT की बात करें हम तो FUT के अंदर एक सीधा स्कार आता है जो कि अगर किया भी जाए उस स्कार को, तो स्कार को ट्राइकोफोटिक क्लोजर से ऑलमोस्ट इनविजिबल बना सकते हैं हम लोग एज ए प्लास्टिक सर्जन। अब अगर ऐसा है कि इसके अंदर लीनियर स्कार आता है, उसमें बहुत छोटे छोटे स्कार आते हैं, तो दोनों में से बेटर कौन है? बेटर टेक्निक वाइज दोनों बहुत अच्छी टेक्निक है। हमें फाइनल जो डिसीजन लेना होता है एज ए डॉक्टर, जो हम लेते हैं, जो हम पेशेंट हेल्प करते हैं, वो इसमें लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 3000, 3500, 4000 फॉलिकल्स की, आपके एरिया के हिसाब से बड़ा एरिया है, तो हम बोलते हैं कि आप FUT के लिए जा सकते हैं, क्योंकि FUT के अंदर जब हम एक स्ट्रिप ऑफ स्किन में से फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिप हमें इन कंटिन्यूटी फॉलिकल्स मिलते हैं। इन कंटिन्यूटी फॉलिकल्स मतलब कि उसमें फॉलिकल्स का वेस्टेज नहीं है, या कहा जाए दूसरी टर्म्स में अगर हम बोलना चाहें कि जो हम FUE में फॉलिकल्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। दोस्तों, FUE में जो फॉलिकल निकालते हैं हम 2 या 3 हेयर के बीच में से एक हेयर निकाला जाता है, इसलिए ताकि आपके पीछे या डोनर एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा थिन ना हो, ऐसा ना लगे कि वो एरिया बॉल्ड लगने लगे। तो वो हमारी लिमिटेशन है FUE के अंदर कि हमें 2-3 फॉलिकल्स के बीच में एक निकालना है। अगर आपकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अगर आपके पीछे बाल हैं तो हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, हम बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाते हैं उसे। और उसके अलावा एक डोनर एरिया भी डिफाइंड होता है हमारे बैक में कि हम उस डोनर एरिया को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर हम डोनर एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं
तो हम ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहाँ की हेयर फॉलिकल परमानेंट नहीं रहेंगे, उनमें विद टाइम लॉस हो जाएगा। तो हम वी वांट टू मेंटेन दैट परमानेंट जोन whenever we are trying to harvest the follicles। तो दैट परमानेंट जोन इज यूजुअली डिफाइंड, तो उसकी लिमिटेशन है हमारे पास। तो हम उस कंडीशन में FUE को 2-3 फॉलिकल्स के बीच में से एक निकालना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी FUT में हम एक पूरी स्टेप निकाल लेते हैं और सारे फॉलिकल उसके अंदर से इन कंटिन्यूटी सारे निकाल लेते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि आपकी डोनर एरिया की कंडीशन कैसी है। अगर आपके डोनर एरिया की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर डेंसिटी बहुत कम है, तब आप FUE नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डेंसिटी बहुत कम है तो अगर आप वहाँ से उस डेंसिटी में से भी निकाल लेंगे फॉलिकल तो आपका पीछे का एरिया बहुत ज़्यादा थिन या बैड बॉड लगेगा। दूसरा होता है कि पेशेंट क्या चाहता है इसमें। कई बार पेशेंट कहते हैं कि उनका प्रोफेशन ऐसा है या उनको ऐसा काम करते हैं जिसमें बालों को बहुत छोटा रखना पड़ता है या बहुत फास्टर रिकवरी चाहते हैं, तो उन कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप FUE जा सकते हैं, बट लिमिटेशन ये रहेगी कि आपके केस में यही इतने ही फॉलिकल मैक्सिमम निकल पाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यूजुअली इसके आसपास है तो काम चल जाएगा, आप अभी कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट सेटिंग सिटी के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज आप FUT के बारे में सोचिए। तो दोनों में हम पेशेंट की हेल्प करते हैं दोनों टेक्निक्स के लिए कि आपके हिसाब से क्या ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एक ही पेशेंट के अंदर क्या FUT और FUE कर सकते हैं, या ऐसा कहा जाए कि अगर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास थिनिंग भी है, उसके मतलब पीछे से FUE निकालने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो हम उस सेम पेशेंट के अंदर FUT प्लस FUE भी कर सकते हैं कि हम बजाय पूरी स्ट्रिप लंबी निकालने के हम छोटी एक स्ट्रिप निकाल सकते हैं स्किन की, और साथ में उसके सराउंडिंग एडजेसेंट एरियाज के अंदर से हम FUE कर सकते हैं। तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन प्लस फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन को कंबाइन किया जा सकता है ताकि पेशेंट का मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसे मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्राफ्ट मिले, मैक्सिमम जो उसके एक बारी में जितना कर सकते हैं वो आ सके। इस चीज़ को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट की FUE करी जा रही है फर्स्ट टाइम और हमें लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने से लेकर साल भर, यूजुअली 1 ईयर का वेट करते हैं, और 1 ईयर के बाद आप अपनी सिटिंग को रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट सिटिंग में हम यहाँ उस पेशेंट का FUT कर सकते हैं जिसमें हम छोटी स्टेप निकाल सकते हैं, या हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हमें अगर लगता है कि किसी पेशेंट की स्कैल बहुत टाइट है या करने में मुश्किल, स्कैल बहुत लूज है और हम आराम से इसको क्लोज कर सकते हैं, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फर्स्ट सिटिंग में FUT करवा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको और रिक्वायरमेंट है फॉलिकल्स की तो आप लगभग 1 ईयर के बाद एक छोटी सिटिंग ऑफ FUE भी ले सकते हैं ताकि ओवरऑल आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए। अब क्या होता है कि जैसे हम पेशेंट, बहुत सारे हमारे पेशेंट पूछते हैं कि सर आपने बोला है कि हमारा इतना बड़ा एरिया है, हम 3000 या 3500 फॉलिकल्स लगाने वाले हैं, और तो क्या उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक हमारा हार्वेस्ट होता है, जो भी हम डोनर एरिया से निकालते हैं बालों को, उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मैंने बता दी, डोनर एरिया की लिमिटेशन और परमानेंट और टेम्परेरी जोन की क्राइटेरिया है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब अगर हमारे पास अच्छे क्वालिटी के 3500 फॉलिकल भी आ जाते हैं एक बारी में, तो ये एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है कि हम उनको कैसे जुडिशली उसको स्प्रेड करें या जुडिशली प्लेस करें ताकि वो आपकी यंगर ओपिनियन दे, ताकि वो आपकी यंगर लुक दे। तो इसमें बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि सर आप ऐसा करो कि आप 3500 फॉलिकल पूरे फैला के लगा दो इस एरिया के अंदर, तो हम उनको मना करते हैं कि ऐसा करने से आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा। आप जो पूरे बॉल दिखाई देते थे उसके बाद आप थोड़े कम बॉल दिखाई दोगे। तो आइडियल ये है कि अगर आप किसी को भी फ्रंट से देखते हैं, जैसे आप मुझे फ्रंट से देख रहे हैं, अगर फ्रंट में हेयर की डेंसिटी अच्छी है, हेयर की ग्रोथ या हेयर की डेंसिटी अच्छी है, तो आपकी जो अपीयरेंस है वो एक ड्रामेटिकली एकदम यंगर लुक में आती है इन कंपैरिजन कि अगर आप किसी को थोड़े थोड़े बाल सब जगह पर लगाए जाएं। और हम ये इस बात को बहुत सारी पेशेंट की पिक्चर्स दिखा के भी बताते हैं कि ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा। फिर कई बार पेशेंट कहते हैं कि हमारी जो हेयर लाइन है, जो हमारा जो टेम्पोरल रिसेशन है, जैसे कि ये टेम्पोरल रिसेशन आप मेरा देख पा रहे हैं, तो उसमें वो पेशेंट कहते हैं कि आप ये टेम्पोरल रिसेशन बहुत डीप मत रखिए, शैलो कीजिए इसे थोड़ा। तो उसमें हम समझाते हैं कि ये बहुत अननेचुरल लगता है, ये ऐसा फीमेल पैटर्न आ जाएगा। फीमेल्स में तो पूरा हमें करना पड़ता है, मेल्स में ऐसे करने से अननेचुरल पैटर्न आएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पेशेंट को हेल्प करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को ये लगता है कई बार कि हम मैक्सिमम लगवाते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट आने से, मैक्सिमम फॉलिकल लगवाने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है। फॉलिकल के नंबर के साथ साथ फॉलिकल की प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर बहुत सारे पेशेंट को हम ये भी समझाते हैं कि हम हेयरलाइन जो आपकी क्रिएट करेंगे वो कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा।
वो हेयर लाइन विल बी एन इरेगुलर पैटर्न, मतलब कि वो एक ऐसा पैटर्न होगा जिसमें कुछ फॉलिकल आगे कुछ फॉलिकल पीछे, हम जान के ऐसा करेंगे ताकि वो आपकी नेचुरल अपीयरेंस है। अदरवाइज भी अगर आप नेचुरली देखें तो सबकी हेयर फॉलिकल की हेयर लाइन के अंदर ऐसा इरेगुलर पैटर्न होता है। तो इन सब चीज़ों से हम डिटेल में पेशेंट का डिस्कस करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जैसे हमारे पास जो इन्होंने ऑलरेडी कहीं से बाहर से FUT करवाया हुआ है और उनका स्कार स्ट्रेच हो गया विद टाइम, और वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम ये स्कार्स को निकलवाना चाहते हैं या कुछ इसके स्कार के लिए हम ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो हम उन लोगों को, और साथ में वो सेकंड स्टेज में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेज FUE की करवा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम FUE के अंदर आपके स्कार के अंदर भी फॉलिकल्स को इम्प्लांट कर देंगे, तो आपका स्कार ऑलमोस्ट इनविजिबल दिखाई देता है, आपका पता नहीं चलेगा कि ऐसा स्कार है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पोस्ट बर्न स्कारिंग होती है और उनको वहाँ पर कोई बाल नहीं होते, तो हम उस स्कार के अंदर भी बाल इम्प्लांट करते हैं। बहुत सारे लोगों की आईब्रो बर्न होती हैं तो आईब्रो के अंदर बाल नहीं होते, तो आईब्रो के लिए भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी बियर्ड के अंदर जो होती है वो अच्छी डेफिनेशन नहीं होती, जैसे उनकी बियर्ड बहुत नीचे तक होती है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर हो, या बियर्ड की डेंसिटी से दे आर नॉट हैप्पी विद द डेंसिटी ऑफ देयर बियर्ड, तो उस कंडीशन में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करके बियर्ड की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम अपने सेंटर में लामिडास में कैसे प्रोसीड करते हैं जब कोई पेशेंट हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट की क्वेरी का आता है। सबसे पहले हम पेशेंट का एक डिटेल कंसल्टेशन करते हैं जिसमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर, इसलिए कि अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस है, तो हम उस पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट पे डालते हैं और उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री देते हैं ताकि कोई उसको ऐसी अनकंट्रोल मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको पहले कंट्रोल करना जरूरी है। फिर उसका कंप्लीट हेयर एनालिसिस करते हैं, हम अपने सेंटर पे कंप्यूटराइज्ड हेयर एनालिसिस करते हैं ताकि हम फॉलिकल की स्ट्रेंथ के बारे में, फॉलिकल्स की हेल्थ के बारे में पहले से ही जान सकें। पेशेंट के लिए स्कैल्प में डैंड्रफ की क्या कंडीशन है उसको करते हैं, और हम फिर उसके बाद एक कस्टमाइज्ड प्लान पेशेंट के लिए क्रिएट करते हैं जो कि उस पेशेंट के लिए फिजिबल होता है। पेशेंट के डिस्कशन के साथ, पेशेंट किसी भी परसेप्शन के साथ आ सकता है कि मैं FUE कराना चाहता हूँ, FUT कराना चाहता हूँ। हम उस पेशेंट के हिसाब से एक प्लान अपना सजेस्ट करते हैं कि आप इसके अंदर ये करवाइए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। फिर हम पेशेंट को डिसीजन देते हैं कि आप देखिए आप क्या करवाने में इंटरेस्टेड हैं, और अगर पेशेंट कहता है कि मुझे FUE करवाना है तो हम उसको FUE में हेल्प करते हैं ताकि वो मैक्सिमम यील्ड उसके साथ आए। अगर हमें लगता है कि पेशेंट में हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन में और हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर करने में हमारे पास कुछ टाइम है, सपोज पेशेंट कहता है कि सर मैं 1 महीने बाद कराना चाहता हूँ या मैं 2 महीने बाद कराना चाहता हूँ, तो हम उस पेशेंट को हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन थेरेपी पे डाल देते हैं जिसमें हम PRP के सेशन भी लगाने के लिए बोलते हैं, या हम उसे टैबलेट्स भी देते हैं खाने के लिए, ताकि जब तक वो हेयर ट्रांसप्लांट कराएं उसके फॉलिकल्स जो है स्ट्रेंथन हो जाए। अगर उसके फॉलिकल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे डोनर एरिया के भी, तो जब वो रिसिपेंट एरिया के अंदर आएंगे तो उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर निकल के आएगी। तो ये हम ऐसा करते हैं। जो अदरवाइज दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर जो होता है वो एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को मॉर्निंग आवर्स में बुलाते हैं और पेशेंट को बाय इवनिंग हम डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज इन द सेंस कि हम उसे OPD से ही वापस घर भेजते हैं। पेशेंट के हेड पे एक बैंडेज बांधी जाती है और पेशेंट को हम सबसे पहले लेटाने के बाद पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद हम अगर FUT करना है तो स्टेप निकालते हैं और FUE करना है तो फॉलिकल्स निकाले जाते हैं। फिर हमें पेशेंट को एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक दिया जाता है और फिर पेशेंट को सीधा लेटा के हम नर्व ब्लॉक देते हैं ताकि उसका फ्रंट का एरिया जो है वो पूरा ब्लॉक हो, और फिर हम स्लिट्स बनाते हैं। स्लिट्स बनाने में सिंगल स्लिट्स बनाई जाती हैं, जो हेयर लाइन होती है उसके लिए डिफरेंट टाइप से बनाई जाती हैं स्लिट्स, और बाकी एरिया के लिए थोड़े डिफरेंट नीडल साइज से बनाई जाती हैं। और इसके बाद ही हम बीच में लगाना इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं और बीच में एक बारी पेशेंट को लंच ब्रेक भी दिया जाता है। तो अगर हम पेशेंट को 8 से 8 बजे करना केस शुरू करते हैं तो हम कोशिश करते हैं पेशेंट का केस जो है 5 साढ़े 5 तक ख़त्म हो जाए। केस ख़त्म होने के दौरान हम पेशेंट को IV एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, और हम पेशेंट को काफ़ी एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना रहता है क्योंकि ये लंबा सा प्रोसीजर है। तो हम उसे म्यूज़िक या TV वगैरह के साथ ही वाले रूम में ही लेटाया जाता है जहाँ पर ये सब चीज़ सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ हमारी एक नर्स जो होती है वो पेशेंट के साथ जब तक प्रोसीजर होता है तब तक साथ में रहती है, और हम 1 आवरली पेशेंट का कंटिन्यूसली BP, उसका पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब हम चार्ट करते रहते हैं। पेशेंट का लेवल ऑफ पेन कि उसे पेन हो रहा है कि नहीं, और पेन अगर हो रहा है तो कितना पेन हो रहा है, तो वो भी हम चार्टिंग भी करते हैं, प्लस साथ साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग के मन में ये डर होता है, ये शंका होती है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है कि आप इसके अंदर इतने सारे छेद या इतने सारे स्लिट्स बनाने वाले हैं सिर के ऊपर, तो हमें तो बहुत पेन होगा।
तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। इनिशियली जब हम इंजेक्शन देते हैं, जब हम फॉलिकल को हार्वेस्ट करने के लिए, तो एक लाइन में हम कुछ इंजेक्शन देते हैं लोअर लाइन में। उस लाइन में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो हम 30 गेज की नीडल का इस्तेमाल करते हैं और 1 ml के सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बहुत ही स्लो इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये प्रोसीजर जो है डॉक्टर ही शुरू करते हैं, ये वाला सारा प्रोसीजर, और थ्रू आउट इस प्रोसेस में डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि हम बहुत स्लो इंजेक्शन देते हैं, और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को हम पेन डिस्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ यूज़ करें, या तो हम आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं या वाइब्रेटर्स यूज़ कर सकते हैं। और ये इंजेक्शन बहुत स्लो दी जाते हैं। जैसे कि अगर एक लाइन में इंजेक्शन देना है तो हम 5-6 जगह पर प्रिक करने के लिए लगभग 10-15 मिनट का भी टाइम लेते हैं। बिल्कुल स्लो देते हैं। जैसे ही पेशेंट को पेन होने लगता है हम रुक जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर हमें इंजेक्शन देना है तो जो पेशेंट का जो एरिया एनेस्थेटाइज हो गया है अगले 4-5 मिनट में, उसके थ्रू जाते हैं, ताकि नेक्स्ट जो नीडल का प्रिक है वो एक एनेस्थेटाइज या सुन जगह से हम नॉर्मल जगह पे जा रहे हैं। तो ये इनिशियली हमें 5-6 जगह पे करना चाहता है। जब हम ये इसका इफेक्ट लगभग अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जब आ जाता है तो इसके ऊपर का काफ़ी एरिया अपने आप सुन होने लग जाता है या सुन हो जाता है। तो हम उसमें जो अगले प्रिक्स देते हैं वो पेशेंट को पता नहीं चलते। बहुत सारे पेशेंट, ये तो डोनेरी के बाद में, सिमिलरली अगर हम जब पेशेंट को फॉलिकल्स डालते हैं जब रेसिपिएंट एरिया के अंदर, तब भी हम नर्व ब्लॉक देते हैं। नर्व ब्लॉक यहाँ पर 2 नर्व्स होते हैं जो पूरे एरिया को सप्लाई करती हैं। तो हम इसको भी नर्व ब्लॉक देने के लिए सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत स्लो इंजेक्शन दिए जाते हैं, पेन डिस्ट्रैक्शन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। और जो भी हम एनेस्थेटिक सोल्यूशन होता है जिसमें इंजेक्शन देते हैं वो बहुत ही लॉन्गर एक्टिंग होता है, कि मतलब उसका इमीडिएट इफेक्ट भी आएगा और लंबे समय तक भी रहेगा। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं, जैसे जब हेयर ट्रांसप्लांट खत्म होता है या पहले भी, डॉक्टर साहब आपने जो एनेस्थीसिया दिया है उसका इफेक्ट जाएगा क्या, चला जाएगा? तो हम उससे बोलते हैं नॉर्मली ये लॉन्गर एक्टिंग है, इसका इफेक्ट 5-6 घंटे का 7-8 घंटे तक भी रहता है। और अभी तक पिछले 10 सालों से, जब तक जिस तक हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट ने हमें ये नहीं बोला कि डॉक्टर साहब मुझे पेन के कारण रात में नींद नहीं आई। मेजॉरिटी लोग ये जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा सिर है ही नहीं, गायब है, सुन है। तो यही कॉमन, या स्वेलिंग जैसा लग रहा है। तो स्वेलिंग एक एनेस्थीसिया की फीलिंग को स्वेलिंग बोलते हैं, कि अगर कहीं भी किसी को एनेस्थीसिया दिया है तो ऐसा लगता है कि वो पार्ट स्वोलन हो गया है, सूज गया है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा पेशेंट हमें बताते हैं। तो ये एनेस्थीसिया जो दिया जाता है बहुत लॉन्गर एक्टिंग एनेस्थीसिया होता है। आपको एक बार इनिशियल में जो प्रिक्स का पेन होता है थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए वही होता है। उसके बाद थ्रू आउट दिस इज ए टोटली पेनलेस प्रोसीजर्स, सो मच सो दैट कि पेशेंट फॉल स्लीप ऑल्सो। पेशेंट सो जाते हैं। हम पेशेंट को बोलते हैं आप सो जाओ, हम आपका प्रोसीजर कर लेंगे, जब आपका प्रोसीजर खत्म होगा तो आप उठ जाएंगे। तो देयर फील सो कंफर्टेबल। अगर पेशेंट को में कंफर्टेबल लगेगा ही नहीं तो ये पेशेंट कोई भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो हम एनेस्थेटिक सोल्यूशन भी यूज़ करते हैं हम उसका भी खास ध्यान रखते हैं कि वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से हो, उसकी डोजेज भी आपको कभी एक्स्ट्रा डोजेज ना मिल जाए, बिकॉज इट इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर। आप किसी भी जगह पे नहीं करा सकते। तो आप यू हैव टू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग इट। आपको किसी अच्छी जगह पे ही कराना चाहिए, आपको किसी प्लास्टिक सर्जन से ही कराना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि वो सेंटर कैसा है। ऐसा छोटी जगह पे करवाने का नहीं है, अदरवाइज इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर किसी को एनेस्थीसिया की डोज ही नहीं पता और आपको ओवरडोज कर देगा तो उसके भी अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उस चीज़ों में भी हम नहीं जाएंगे, अभी आपको बेसिक ही टेक्निक में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में था। हेयर ट्रांसप्लांट FUT और FUE, और इसको चूज़ कैसे करते हैं। इसको चूज़ करने में नॉर्मली डॉक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं कि आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा। थोड़ी टेक्निक में थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा फ़र्क है FUT और FUT के अंदर। वो सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। वो अगर आपको लगता है कि आप एक कैंडिडेट हैं या आपको लगता है कि आप अपना मन बना रहे हैं FUT कराने के लिए, तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं या हमारे साइट पे जाके कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं। हम हमारे जो काउंसलर्स या कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम ये एक नॉर्मल रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वीक में कम से कम एक बार आप लोगों से कनेक्ट हों और आप लोगों के बारे में कोई भी एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करें। वी ऑल्सो फील एनकरेज जब आप हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज भेजते हैं कि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी थी, या हम ये क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं, या इस तरह की जो मिथ्स हैं जो हमारे दिमाग में वो भी अब हट गई हैं। बहुत सारी मिथ्स रहती हैं हर कॉस्मेटिक सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसमें से आपको एक एक्सपीरियंस्ड जो सर्जन होता है वो एक अच्छे से उसमें से चूज़ करके बता सकता है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट है, ये वैलिड है, ये इसके लिए मेडिकल एविडेंस है, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें उस दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। आप अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।